जो चर्चा में है वो है मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाउ ट्रू इज इट, एंड इसका हमारे रिलीजन में कुछ मेंशन है कुछ ग्रंथों में? एस्ट्रोलॉजी है ना, वो केवल हमारे हिंदू धर्म में ही है। 19 नवंबर 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच तो याद है आपको? हम 150 करोड़ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इंडिया जीते, पर लेकिन हमारा मैनिफेस्टेशन कुछ काम नहीं किया वहाँ पे। एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी है, वहाँ पे ये 4 चीजें हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र और जंत्र। सब कुछ ना मंत्रों से ही है, हम मंत्रों से ही चीज़ों को सिद्ध करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एन इंडियन अरेंज्ड मैरिज, लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, दोनों लड़की सुंदर है, लड़का पैसे वाला, किसी पार्टनर को देखने जा रहे हो तो उसका कुल देखा जाता है, कुल देखा जाता है और साथ साथ उनकी कुंडलियाँ देखी जाती है। मैरिजेस ब्रेक भी बहुत हो रही है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज। शादी जो है ना एक बंधन है, उसमें बंध के रहना पड़ेगा आपको। तो हमारा ही रिलीजन है जहाँ स्वयंवर प्रथा भी होती थी, वहाँ पे फीमेल्स को राइट दिया गया था चूज करने का अपने वर्ग। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता रमन करते हैं, तो ये हमारे यहाँ ही बोला गया है। तो डू यू थिंक आजकल के जो बहुत सारे गुरु हैं सो कॉल्ड, उनका कमेंट कुछ इस तरीके से था कि लड़कियों को तो 14-15 साल में शादी कर देनी चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज के मुंह से तो नहीं सुना होगा आप, उनको सुनो आप। हाँ, ठीक है, वही सुनने लायक इंसान है। तो हमारे कर्म किस टाइप के होते हैं, एंड क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारी बार हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ बहुत परहैप्स लैविश तरीके से जी रहे हैं, एंड वहीं कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सही तरीके से जी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट उन्हें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। Hello and welcome everyone to POV Unpopular, where ideas, insights and critical perspectives come alive. I'm your host Nupur, and for today's podcast, I have Lokesh Bhardwaj in the studio with me. A little about him: he is an assistant professor with Gurukul Kangdi in Haridwar. With a deep interest in spirituality and mythology, he has read a lot of books, a lot of scriptures, and जो आज की हमारी podcast है, I'm sure आपको idea लग गया है, it is related to mythology, spirituality, but with a twist, because आज हम discuss करने वाले हैं how we ourselves misinterpret our religion, our culture, क्या क्या अंधविश्वास हैं जो हमारे religion में हैं और कहीं ना कहीं उन्हें हमने अपना कल्चर मान लिया है. So all of these things we'll discuss karma in detail, the theory of karma in detail, and we'll discuss so many interesting, really interesting things from the religion, from the culture. So stay tuned and welcome Lokesh Bhardwaj in the studio, in the podcast. So hello and welcome Lokesh ji. First of all, so nice to have you here in the studio today. And सबसे पहले कैसे हो आप? गुड नुपुर जी, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ. How is Delhi treating you? कैसा लग रहा है? बस ट्रैफिक ज़्यादा है। ये कहेंगे। ये कॉमन स्टेटमेंट है सबका. ओके, ऑलराइट, सो वील बिगिन द पॉडकास्ट. और आज का हमारा जो पॉडकास्ट है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन और रिलेटेड टू माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, कवरिंग हिंदू माइथोलॉजी, स्पेशली हिंदुइज्म. और इस पे बहुत सारी चीज़ें वील बी डिस्कसिंग, स्पेशली जहाँ पे साइंस का मिलन होता है हमारी माइथोलॉजी से, वो पार्ट, थोड़ा बहुत फेमिनिज्म पार्ट. सो देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कस, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें. एंड आई फील ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज बातें तो सब कर रहे हैं, पर किस बात में कितनी क्रेडिबिलिटी है वो किसी को नहीं पता है. सो वील ट्राई टू कीप इट वेरी ऑथेंटिक, वेरी क्रेडिबल, एंड आई एम श्योर कमिंग फ्रॉम यू बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होने वाली है. सो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, या जो पहला आई थिंक जो एक टॉपिक आई वांट टू डिस्कस इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर रिलीजन, जो कि आई फील आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया है. लोग कहीं से कुछ भी सुन के आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है वही उनका रिलीजन है, वही उनका कल्चर है. वो शायद उतना एफर्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं कि कोई किताब उठा के देखें कि सच में है क्या. सो ऑन दैट एस्पेक्ट, आपके हिसाब से ऐसे क्या पॉइंटर्स है जहाँ पे आपको लगता है हमारा रिलीजन सबसे ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया गया है? ऐसे क्या पॉइंटर्स आप देखो, अगर बात करो कि मिस इंटरप्रिटेशन की, तो कल्चर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे रिलीजन में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत उल्टी बातें हुई हैं. करेक्ट. अब जैसे हनुमान जी की हम बात करते हैं, ठीक है, कि एक बंदर है, ठीक है. वाल्मीकि रामायण में केवल वानर लिखा हुआ है. अगर हम बात करें हिस्ट्री में भी, निएंडरथैल्स होते थे जो कि एप लाइक ह्यूमंस होते थे, तो उनकी जो शेप होती थी या फिर उनका जो दिखने का तरीका दिखते थे, वो एक एप की तरह दिखते थे. फेशियल स्ट्रक्चर ऐसा है, जॉ उनका थोड़ा दबा हुआ है, ठीक है, और बोन्स उनकी जो पैरों की बोन्स होंगी वो थोड़ी सी ऐसी लंबी होंगी जिसके कारण वो जंप इजीली ले सकते हैं और इजीली स्पीड के साथ पेड़ों पे चढ़ सकते हैं. तो वो थोड़े बंदर जैसे दिखते हैं. और वैसे भी बानर का मतलब हुआ था बानर जैसा नर, ठीक है. अब इसके बाद अगर हम चलते हैं नरसिंह अवतार पे,
नरसिंह अवतार पे सीधा सीधा कह दिया गया है कि वो एक जानवर है, एक शेर का सर है और मनुष्य का धड़ है। तो कोई सेंस बनाता नहीं है कि आप एक ह्यूमन जिसका धड़ सर का हो, धड़ शेर का हो, शेर का सर हो। अगर हम भगवान विष्णु के अवतारों की भी बात करें, 10 के 10 अवतारों की, तो सिंपल डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिखाते हैं। ओके। पहला जो अवतार था मत्स्य अवतार, यानी कि मछली की फॉर्म में जो लाइफ थी वो वाटर में थी। और फिर जो दूसरा अवतार हुआ कछुए का, यानी कच्छप अवतार, यानी कि धीरे धीरे वो चल के जमीन पे आई। फिर वराह अवतार, वराह के बाद आया था ये नृसिंह अवतार। मतलब बीच में हमारा जो नरसिंह अवतार है, नरसिंह अवतार को सीधा नरसिंह अवतार की अगर हम बात करें तो उसमें एक ह्यूमन जो था वो कार्निवोरस प्रवृत्ति का दिखाया गया है कि इंसान जो है वो जानवरों को मार रहा है और डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर रहा है। तब कोई खेती बाड़ी नहीं सीखी है इंसान ने। तो एक स्टोरी फॉर्म में अगर हम बात करें तो वो इस तरीके से दिखाया गया कि लाइफ जो थी पहले वाटर में थी, वाटर से फिर अर्थ पे आई, अर्थ के बाद ह्यूमंस इस तरीके से इवॉल्व हुए कि पहले उन्होंने जानवरों को मारा, उसको खाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, खेती बाड़ी करना स्टार्ट की। फिर भगवान श्री राम आए, उन्होंने एक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया। फिर जब वो ऑर्डर बिगड़ गया तो ऑर्डर को सुधारने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। तो ये एक स्टोरी फॉर्म में इस तरीके से चला। उसको मिस इंटरप्रेट इस तरीके से कर दिया गया कि सब अलग अलग तरीके से कर दिया। और ये कुतर्की लोग थोड़े, कहा गया है ना कि तर्क और कुतर्क, आप तर्क वाले इंसान से तो आप बात कर सकते हैं पर कुतर्की इंसान से नहीं कर सकते। तो शुरुआत से ही उन्होंने कह दिया कि वराह अवतार में जैसे कह दिया कि कोई वराह अपने सींग, अपने दांतों पे अर्थ को कैसे रख सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अर्थ तो एक हम बात करें स्पेस में अपने ऑर्बिट में घूम रही है, किसी के दांतों पे तो है नहीं। तो ये एक पॉइंट था कहने का कि जो लाइफ है वो वाटर से निकल के, मतलब वराह को भी दिखाया गया कि पानी समुद्र से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। अर्थ को समुद्र से बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि लाइफ को पानी से बाहर निकाल रहे हैं। तो जो वराह का अवतार है वो एक ये चीज बता रहा है कि ह्यूमन इवोल्यूशन की ये चीज, ये वाली फेज बता रहा है कि आपका जो लाइफ है वो आपकी लाइफ वाटर से अर्थ पे आ चुकी है। और फिर उसके बाद नरसिंह अवतार सीधा सीधा ये बताता है कि आप जो ह्यूमंस हैं वो अब मतलब कार्निवोरस प्रवृत्ति के हैं उस टाइम पे, और वो जानवरों को मार रहे हैं, खा रहे हैं। अब तब तक उन्होंने खेतीबाड़ी नहीं सीखी। तो वो एक इवोल्यूशन को दिखा रहा है केवल। तो इंटरप्रेट तो बहुत चीज़ों को अलग अलग तरीके से कर दिया। कई सारी कुरीतियाँ अगर आप उठा लो तो वो हमारे रिलीजन में कहीं पे है नहीं, उनको भी इंटरप्रेट कर रखा है और अलग अलग तरीके से। आई थिंक यहाँ पे वो एक चीज़ आ जाती है कि जो कहीं ना कहीं साइंटिफिक माइंडसेट के लोग हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये तो सेंस ही नहीं बना रहा है। तो वो एकदम से दे बिकम सॉर्ट ऑफ लाइक एथीस्ट, या वो इस सब में बिलीव करना ही छोड़ देते हैं कि ये तो सेंस ही नहीं, बिकॉज वो डिपिक्ट ऐसे किया जाता है जैसे आपने बोला नरसिंह अवतार आधा ये शेर है आधा मनुष्य है। तो ये सब चीज़ें फिर साइंटिफिक जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अपील ही नहीं कर पाती हैं। देखो नुपुर जी, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कोई सी। मैं बोलता हूँ कि हमारे शहर में एक जानवर है या फिर एक इंसान है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर आप वो कहानी अपने छोटे भाई को सुनाते हो कि वो उन्होंने बताई कहानी कि उनके शहर में एक दैत्यकार मनुष्य रहता है जो कि पेड़ के बराबर है। फिर वो अपने दोस्त को सुनाता है कि वो बिल्डिंग के बराबर है। मतलब ऐसे। और देखो हमारे भी कल्चर में अगर हम जाते हैं, हम अपने रिलीजन में जाते हैं तो कई लाखों साल पुरानी ह्यूमन इवोल्यूशन है। तब तक क्या होता था कि कहानियां, जैसे मैंने आपको सुनाई, आपने अपने भाई को सुनाई, उसने अपने दोस्त को सुनाई, तो इस तरीके से कहानियां चलती थी। कहानियों में हम डिस्कशन करते थे, कहानियों में हम बातें करते थे। लिखा कब गया? अभी 4-5 हज़ार साल पहले। 4-5 हज़ार साल पहले जो चीज़ें लिखी गई उसको एक तरीके से हमें बताने के लिए लिखा गया है। उसको डिपिक्ट हमें क्या करना है, उसमें से जो चीज़ें हमारे लिए सही है, जो लॉजिकल है, उनको हमको डिपिक्ट करना है, बाकी चीज़ें नहीं करनी है। ऐसे तो अगर हम देखें, साइंस भी इस चीज़ का आंसर नहीं कर पाई है ना कि रेड वाइन जो होती है वो ह्यूमन हार्ट के लिए अच्छी होती है, पर कैसे होती है? मतलब कई सारी चीज़ों का जो है हमें आंसर नहीं पता है, बट उनको हमें किस तरीके से लेके जाना है, एक फॉर्म में लेके जाना है। मतलब कितना अच्छा होता है, कब अच्छा होता है, कब चीजें, क्या चीजें सही होती हैं और क्या पॉसिबल है। अब सब चीजें पॉसिबल हर जगह नहीं होंगी, तो वो पॉइंट होता है।
जस्ट बिकॉज साइंस की बात आई है तो कहीं ना कहीं आई बिलीव कि जो हमारा रिलीजन है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो काफ़ी साइंटिफिक अपने आप में रही हैं। तो लेट्स डिस्कस ऐसी कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एन एग्जांपल मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, मूवीज़ में हर जगह, और इसका भी जिक्र कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में हुआ है पहले, या फिर ऐसी और भी आई थिंक ऐसी बहुत सारी आप पॉइंटर्स होंगे जो हमारे स्क्रिप्चर्स में जिनका जिक्र हुआ है और आज की डेट में मतलब वो बहुत एक बज़ वर्ड हो गए हैं। तो अरे आजकल जैसे एमसीयू की मूवी चल रही है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हो गया, कि सारी की सारी बात हो रही है मल्टीवर्स पे, कि ये अर्थ 1 है, ये अर्थ 2 है, इस पे अलग अवेंजर्स हैं, इस पे अलग सुपर हीरो है। तो सिमिलरली ना, अगर शांति पर्व की हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने सीधा कहा है कि अनंत ब्रह्मांड की बात की है, और ये बात विष्णु पुराण में भी हुई है, अनंत ब्रह्मांड यानी इन्फिनाइट यूनिवर्स की। अब अनंत ब्रह्मांड की जब बात होती है तो उन्होंने एक बात कही कि हर ब्रह्मांड पे उनका अपना ब्रह्मा है, अपना विष्णु है, अपना महेश है। तो सिमिलरली वो चीज़ें लाइक कर रही हैं, मतलब ये बात हमारे स्क्रिप्चर्स में हुई है। अब देखो, मैं ये इस चीज़ की कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें एकदम सही है या नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ ये हमारे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, और हाँ मैं उसको पढ़ता हूँ, उसकी सिमिलैरिटीज़ काफ़ी सारी हमारे कल्चर में मिलती हैं, तो उस पर मैं बात करना प्रेफर करता हूँ। बाकी क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, वो उसके बाद वो तो डिसीजन हम ले ही नहीं सकते, कि हमको तो पहले देखना पड़ेगा कि सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे अब आप बात करो हमारे कल्चर में कई सारे साइंटिफिक, ओपनहाइमर की मैं बात करता हूँ। ओपनहाइमर ने फादर ऑफ एटम बॉम्ब कहते हैं, तो वो संस्कृत के बहुत शौकीन, मतलब संस्कृत पढ़ना चाहते थे, संस्कृत सीखी उन्होंने। संस्कृत सीखने के बाद भागवत गीता उन्होंने पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने जब एटॉमिक बॉम्ब का जब वो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि जो 100 सन्स के इक्वल इसमें से लाइट निकल रही है, जैसी ब्रह्मास्त्र में से निकली थी, उन्होंने ये लाइन कही। और इसके साथ एक और कहा कि नाउ आई हैव बिकम अ डिस्ट्रॉयर, ठीक है, कि आई हैव बिकम द डेथ ऑफ द वर्ल्ड्स। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भागवत गीता में कही थी, इसी एग्जैक्ट लाइन को उन्होंने इंग्लिश में कोट किया। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने भी कहा कि सिमिलर हैं। अब कार्ल सेगन जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं अच्छे खासे, तो उन्होंने भी कॉस्मोलॉजी में अगर बात की है तो उन्होंने साइक्लिक यूनिवर्स की बात की, कि हिंदू माइथोलॉजी, उन्होंने क्लियरली कहा है कि हिंदू माइथोलॉजी जो है उसमें साइक्लिक यूनिवर्स की बात होती है, और टाइम को जो है एक साइकिल में दिखाया है, एक चक्र में दिखाया है, कि समय का पहिया घूमता है, समय चक्र में चल रहा है, कि पहले कौन सा युग आएगा, पहले दूसरा युग, तीसरा युग, चौथा युग, ऐसे युग बताए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, वो लगभग 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है, वैसे ही एक रात हुई, वो हुई 4.32 बिलियन ईयर्स की हुई, तो टोटल 8.64 समथिंग बिलियन ईयर्स की हो गई। तो उन्होंने कहा कि अर्थ की भी जैसे अगर हम टाइम देख लें तो वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स का है, तो मतलब एक दिन हम सेकंड फेज में आ चुके हैं उसके भी, तो वो चल रहा है। तो उन्होंने साइक्लिक यूनिवर्स को इस तरीके से थोड़ा सा डिफाइन किया था वहाँ पे, और कहा था कि हिंदू माइथोलॉजी से काफ़ी रिलेट करता है। अब वो सब ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, और केवल उन्हीं की बात नहीं कर, कार्ल सेगन की बात नहीं कर रहे हैं, श्रोडिंजर का भी देखें तो उन्होंने भी अद्वैत वेदांत, नॉन डुअलिटी पे थोड़ी बात की थी। तो उन्होंने यही कहा था कि अद्वैत वेदांत का जो है, जो सिंगुलैरिटी की तरफ डिस्कशन है, कि उन्होंने कहा कि जो सिंगुलर फॉर्म है वो कॉन्शियसनेस है, और जो प्लूरल फॉर्म है वो अननोन है, और यही हम कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है, राइट। तो उन्होंने भी कहा कि सिंगुलर है, सब एक के अंदर ही एक है। और ऐसे ही अगर हम आगे और चले जाते हैं तो क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वहाँ पे क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट ऐसे हो गया कि दो पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, एक पार्टिकल यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर रखा हुआ है, इस पार्टिकल पे कोई फोर्स या फिर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका रिजल्ट जो होता है दूसरे पार्टिकल पे भी आता है। तो सिमिलरली कहा है कि अगर एक सोल पे या एक ह्यूमन पे कुछ फर्क पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट मतलब होल यूनिवर्स पे पड़ता ही पड़ता है, इस तरीके से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे उसमें भी है
और ये चीजें अब यहाँ पे भी आ रही हैं, तो ये सिमिलैरिटीज बता रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं बता रहा हूँ कि मैं करेक्ट। आई मीन हाँ, बिकॉज एक पैरेलल यूनिवर्स भी होता है जहाँ पे आई फील वही आपकी मल्टीपल रियलिटीज हो सकती हैं। जैसा आपने बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो हर यूनिवर्स में है, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं इन दैट केस हमारा भी परहैप्स एक वर्जन हर यूनिवर्स एक और में नुपुर हो सकता त्रिपाठी है। होगी किसी और यूनिवर्स में। हाँ, हो सकता है वो पॉडकास्ट की कुछ और कर रही है, या फिर इंटरचेंज हो गई हो ये चीज, यू नेवर नो। ओके, तो यहीं पे एक बहुत ही एक बज़वर्ड या आप कह सकते हो आजकल बहुत ज़्यादा जो चर्चा में है वो है मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं मे बी ये वेस्टर्न फिलोसफी से आया है, या ये परहैप्स इंडियन फिलोसफी में भी कहीं रहा है, बट ये बहुत एंड आप ये मैनिफेस्ट कर लो, वो मैनिफेस्ट कर लो। सो हाउ ट्रू इज़ इट, एंड इसका हमारे रिलीजन में कुछ मेंशन है कुछ ग्रंथों में? नहीं, सबसे पहले ना मैं आपसे एक बात करूंगा, जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो केवल हमारे हिंदू धर्म में ही है। कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये सब कुछ है नहीं। देखो, क्लियर बात ये है कि जिनको जीरो का नहीं पता था वो क्या कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। और जिनका जो कैलेंडर है लगभग 500-700 साल पुराना है, जिसमें 500-700 साल में 10 बार तो ही चेंज कर चुके होंगे। हमारा पंचांग आज तक चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अब मतलब किसी और चीज़ पे वो बात करें, ठीक है, पर एस्ट्रोलॉजी वो हमारा फील्ड है, उस पर ना ही करें तो बेहतर है। देखो, वो हमारा ही है, हमारा हिंदू धर्म का ही है, हिंदू रिलीजन का, तो उसको खराब ना करें, ठीक है। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसा वर्ड है कि आप मैनिफेस्ट करके बैठ जाओ, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। मैंने आपको बताया भी था कि 17-18 साल के जो टीनेजर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने क्रश को मैनिफेस्ट करते हैं। क्या उनको मिल जाते हैं क्या, ठीक है। और अभी टीनेज लड़कियां जो है इंडिया की, सारी पूरी बीटीएस को मैनिफेस्ट कर रही हैं रात दिन, और कुछ नहीं कर रही। और इसको भी छोड़ो, 19 नवंबर 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच तो याद है आपको? उस दिन हम 150 करोड़ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इंडिया जीते, रोहित शर्मा कप उठाए, लेके आए, पर लेकिन हमारा मैनिफेस्टेशन कुछ काम नहीं किया वहाँ पे। हमारी जो विजुअलाइजेशन कुछ काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई ग्रह बल के साथ कर्म बल जुड़ना बहुत जरूरी है, और ये जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो मैनिफेस्टेशन ठीक है, आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए ठीक है, बट मैनिफेस्ट करके आपने सोच लिया कि ये चीज मिल जाएगी, पता नहीं है ऐसा। मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं देखा, किसी से अपने न किसी गुरु से सुना, ठीक है, मैंने किसी से नहीं सुना इस चीज के बारे में। और ऐसी सिमिलर बात होती है आज के टाइम पे ज्योतिष में, अंक ज्योतिष की बात होती है ना। हाँ। ठीक है, अंक ज्योतिष जैसा कोई शब्द हमारे धर्म में तो है नहीं। ओके, ठीक है, ओके भाई अगर मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, पर मुझे पता नहीं, मुझे नहीं मिला, ठीक है। मैंने अपने गुरुओं से पूछा, उन्हें नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, ओके, ठीक है। वो सब भी यही बात कहते हैं कि पॉसिबल उन्हें तो नहीं मिला, मतलब उनकी जो शिक्षा है, या फिर जिनको मिला है, क्या कह सकते हैं। तो आई थिंक इससे ये चीज़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि फिर इन दैट केस आजकल जो एस्ट्रोलॉजी है आज की डेट में, या न्यूमरोलॉजी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो अ लॉट ऑफ टाइम सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, या वो सिर्फ कहना चाहिए दुकान चलाने वाली बात है। बिकॉज आई थिंक मैं किसी भी ऐप या किसी चीज़ का नाम नहीं लूँगी, बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ ऐप्स जिस पे आपको हंड्रेड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे, एंड देन पीपल आर गोइंग ऑन इट, पीपल आर टेकिंग रीडिंग्स एंड दे आर बिलीविंग इन इट। सबसे बड़ी बात कल ना यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी आपको ऑनलाइन ना बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे जो आपको ना कहेंगे कि 3 दिन में हम आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे, 7 दिन में एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे, 1 महीने में आपको प्रेडिक्शन करना सिखा देंगे, ठीक है। न्यूमरोलॉजी के आप वो सीख जाओगे, ठीक है। बेसिक कोर्स ले लो, एडवांस कोर्स ले लो आप। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे आपको क्लियर पता चलेगा दुकान का जो किस तरीके से दुकान चल रही है, कि 3 दिन में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, जो भी है आप सीख जाओगे। पाराशर ऋषि अगर सुन लेना, मैं सच कह रहा हूँ, वो शॉक हो जाए, वो इनको पदवी दे देंगे महर्षि की। वो नहीं सिखा सकते, वो ये चैलेंज नहीं कर सकते, मैं 3 दिन में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा, 7 दिन में सिखा दूंगा, 1 हफ्ते में सिखा दूंगा। कैसे 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 पॉसिबिलिटी है ये? कैसे कैसे बता रहे हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आज तक मेरे दादाजी वो 90+ हो चुके हैं, वो आज भी पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद भी वो कहते हैं ज्योतिष मुझे 1% नहीं आती है। अब उनके पास मेरी उम्र से डबल का एक्सपीरियंस है,
वो उतना पढ़ने के बाद भी ये कहते हैं कि मेरे को आज तक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती और ये 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कैसे। ठीक है। और अब बात करते हैं कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, तो वो तो केवल पता नहीं रातों रात में कैसे 10,000 एस्ट्रोलॉजर पैदा हो गए, 20,000। देखो वो ये, अब इसमें बात होती है हमारी जो बेचने की दुकान में बेचा जाता है कि पत्थर हैं आजकल ना, क्या कौन कौन से पत्थर हैं वो आप समझ ही जाओगे। क्रिस्टल्स ये हो गए, जेमस्टोन्स हो गए आपके। भाई हमारे ज्योतिष में कहीं इनका जिक्र नहीं है। हमारे ज्योतिष में जो भी चीज़ें ठीक हो सकी, तंत्र मंत्र यंत्र और जंत्र, 4 चीज़ों से ठीक हो सकती हैं। ठीक है। और कलयुग में तो जबकि केवल नाम लेने को ही एक कह दिया कि नाम ले लोगे तो सारी तरीके की रेमेडी हो गई आपकी। ठीक है। और क्या हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो क्लियरली कहते हैं कि अगर आप राधा राधा नाम लेते हो तो आपके सारे दुख हर जाएंगे, पीड़ाएं हर जाएंगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये क्यों बेचना है, क्योंकि पैसा इनको चाहिए और वो मार्केटिंग करनी है। राइट, एंड वो बेच रहे हैं लेकिन खरीदने वाले भी हैं, इसलिए वो बिक रहा है। बिकॉज देखो सीधी बात है ना, मैं आपको कह देता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ जैसे कुछ कोई प्लेनेट है आपका, कोई वीक पड़ता है, तो मैं आपको एक रेमेडी बोलता हूँ कि आप ना रोज के रोज आदि हृदय स्तोत्रम पढ़ना शुरू कर दो। कि सुबह जल्दी उठना है आपको, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ के आदि हृदय स्तोत्रम पढ़ना शुरू कर दो। पर लेकिन आप क्या कहोगे, अरे यार ये रोज 5 बजे उठना, 5 बजे उठ के करना, ये पॉसिबल नहीं है। कोई बता दो, कोई पत्थर वत्थर पहन लो, कोई पूजा वूजा करा दे जल्दी, क्योंकि वो ईजी है। लोग आलसी हैं, वो चाहते हैं कि अपने आप। अब एक बार बताओ ना, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आप कोई एफर्ट नहीं करना चाहते हो, आप केवल चाहते हो कि कोई पत्थर पहन के या कोई छोटी सी कोई पूजा करके ठीक हो जाएगा। पॉसिबल है? आप खुद सोच के देखो, पॉसिबल है? तो कैसे पॉसिबल है? ये इलॉजिकल बात है। अब इस पर कोई लॉजिक देगा तो वो इनको पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो दुकानें चलानी जरूरी है। अब इतने बड़े जायंट्स बन चुके हैं, अब एस्ट्रोलॉजी को तो खराब कर ही दिया। एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब हो चुका है फॉर श्योर। आई थिंक इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में एस्ट्रोलॉजी से विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया है पूरा, कि ये तो कुछ भी है। ये तो एस्ट्रोलॉजी को एक तो प्रेडिक्शन का टूल बना दिया है। एस्ट्रोलॉजी कभी प्रेडिक्शन का टूल थी ही नहीं। मेरे को याद है जब मैं छोटा था, के.एन. राव जी को जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला ना, तो उनका वो एक देहरादून में एक सेशन था, तो उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ बोली थी कि एस्ट्रोलॉजी इज लाइक एन अम्ब्रेला। ठीक है, कि आप ना तो बारिश रोक सकते हो, ना धूप रोक सकते हो, उससे बचाव कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। एस्ट्रोलॉजी केवल इतनी ही है। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी इतना ही आपको हेल्प कर सकती है। आपकी चीज़ें कैसी कैसी हैं, क्या पॉसिबल है, इतना कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ये आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि आपकी लाइफ में कल को कुछ होना है, कार चलाओगे, कुछ कार ख़राब हो जाएगी, ये मैं बता दूंगा, फिर आप कार ठीक कर लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जो कहते हैं ऐसा पॉसिबल है, तो भैया वो उन पर पाराशर किसी का डायरेक्ट हाथ है। मैं तो यही बोलूँगा। आपने बीच में एक चीज़ बोली थी कि जो हमारी एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी है, वहाँ पे ये 4 चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र यंत्र और जंत्र। ये क्या है? मतलब अगर हम इसको शॉर्ट में बोलें अगर शॉर्ट में बोले ना, तो आपके ना मंत्र, सब कुछ ना मंत्रों से ही है। ठीक है। हम मंत्रों से ही चीज़ों को सिद्ध करते हैं। तंत्र में हो गया कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे हो। ठीक है। यंत्र बनाने में हो गया कि किसी पर्टिकुलर, जैसे आप चीज़ के थ्रू मेटल को या फिर किसी पेपर को आप सिद्ध कर रहे हो, सिद्ध करने के बाद उसको आप कंटिन्यूसली अपने उसमें यूज़ कर। जैसे आप देख लो ना कि क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, लेमन जूस को फ्रिज करके रख लेते हैं। ठीक है। उसको जब भी उनको वो लेमनेड पीना होता है तो वो एक क्यूब उसमें से डाल देते हैं। तो उसी तरीके से आपका यंत्र और जंत्र काम करता है। जैसे नवरात्र आपने सुने होंगे, साल में कितने नवरात्र आते हैं? 2 4 आते हैं। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, जिसमें आपकी जो माएँ हो गई, उनकी नेगेटिव फॉर्म को पूजा किया जाता है। जैसे माँ काली सुना होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है। अब जैसे माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव फॉर्म हो गई माँ मातंगी। ठीक है। उनको ज्ञान के लिए और उनको ज्योतिष के लिए पूजा जाता है। तो मतलब ये तरीके हो गए कि उस टाइम पे हम मंत्रों को सिद्ध करके यंत्र और जंत्र बनाते हैं, तो उसको उनको हम आगे फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ें हैं सॉल्व करने की, और वो आपको खुद करना पड़ेगा, कोई दूसरा करके नहीं दे सकता आपको। आप ये कहते हो लक्ष्मी यंत्र ले आएंगे, लक्ष्मी यंत्र को ले आओ, उसको फिर सिद्ध तो आप ही करोगे,
और कोई नहीं कर सकता। बनाना भी वैसे आप ही को चाहिए, सब कुछ आप ही को करना चाहिए। बट आई थिंक आजकल तो इवन सिद्ध करके भी मिल जाता है लोगों को, और वो बस तो वो सिद्ध करके ठीक है, सिद्ध करके फिर तो आजकल बहुत कुछ मिल जाता है। अब क्या था कि प्रसाद भी, जैसे अभी केस था कि प्रसाद में कुछ पुजारी कुछ मंदिर में वन ऑफ द टेंपल्स जहाँ के आई थिंक प्रसाद में कुछ लोगों ने हाथ उठाया, तो उन्होंने क्या किया, प्रसाद घर से बना के ले जाना शुरू किया। मेरी मम्मी बता रही थी कि कुछ ऐसा हुआ है। तो मैंने एक ही बात कही कि प्रसाद तो घर से ही लेके जाना चाहिए। ये तो कभी था ही नहीं। भगवान को आप वो भोग करा रहे हो कि सामने वाला बंदा, आप खुद बनाते हो नहा धो के एकदम साफ सुथरे, एकदम साफ बर्तन में बनाओगे। आपके घर में छोटा बच्चा है, आप ये करोगे कि बर्तन एकदम साफ होना चाहिए, एकदम अच्छी चीजें लगनी चाहिए, उसमें जो डालोगे आप एकदम प्योर क्वालिटी होनी चाहिए, फिर वो खिलाओगे उसे। ठीक है, आप भगवान को क्या खिला रहे हो? मतलब बाहर से कुछ भी खरीद लोगे खिला दोगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। प्रसाद तो अपने घर का बनाओ, वो खिलाया जाता है। अब घर से ये थोड़ी ही जरूरी है कि आप देसी घी के लड्डू ही बनाओ, कुछ भी बनाओ, भगवान को प्यार से खिलाओ, सात्विक भोजन कुछ भी खिलाओ, वो भगवान लेते हैं। बट आई थिंक आजकल बहुत ट्रेंड बन गया है कि बस जाया वहां से लिया, एंड ट्रेंड तो इजी है। हाँ, वो इजी है। पीपल आर जस्ट लुकिंग आउट फॉर इजी चीजें। आलसी है ना। हम नहीं चाहते सुबह 5 बजे उठना। कितने लोग हैं 5 बजे 4 बजे उठना चाहते हैं? आई थिंक आज की जनरेशन में तो हार्डली कोई होगा शायद। बात ये कि आप रिपीटेटिव टास्क से ही सक्सेसफुल होते हो। ये आपको भी पता है कि आप एक दिन पढ़ लेने से आप IAS ऑफिसर नहीं बनोगे। आपको 2 साल या 1 साल या 2 साल कंटिन्यूसली 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के। तो वो रिपीटेटिव टास्क है, वो कोई नहीं करना चाहता। कैसे कर लेंगे? और फिर चाहते हैं सक्सेसफुल होना, तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर एस्ट्रोलॉजी को गाली करेंगे कि मेरे तो राजयोग थे मेरी कुंडली में। अरे एक तो ये राजयोग का ड्रामा नेक्स्ट लेवल है। अरे मेरी कुंडली में तो ये राजयोग है, मेरी कुंडली में तो वो राजयोग है। एक तो कुंडली में भी ना जो चार्ट्स डिविजनल चार्ट्स बनते हैं D1 से, मतलब लग्न चार्ट से, उसके बाद आपका D2 भी बनेगा, D3 भी बनेगा, D9 बनेगा, D4 बनेगा, आपका D60 बनेगा, D10 भी बनता है, मतलब 108वां हिस्सा। तो वहाँ तक जाता है। अब वहाँ तक कोई पढ़ना नहीं चाहता। D1 में देख लिया, अब क्या पता आपका जो राजयोग है वो भंग हो रहा है आगे। जब तक उसको नहीं देखोगे तब तक कैसे पॉसिबल है? पर YouTube पे 4 वीडियो में लिखा है आपका राहु यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, तो सब सही हो गया। और एक ये ड्रामे चलते हैं, राहु इस हाउस में तो आपकी शादी टूट जाएगी, ये हो जाएगा, केतु इधर। और एक कॉन्सेप्ट ये, और सोलमेट वाला और ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट बहुत सुना है मैंने आजकल कि कार्मिक पार्टनर है, ट्विन फ्लेम है, वो कुछ पेंडिंग रह गया था तो इस जन्म में मिले हैं, पेंडिंग कर्मा टू कंप्लीटेड, ऐसा कुछ। ओके, एंड आई डोंट थिंक इवन सोलमेट्स का अगर हम बात करें तो क्या, बिकॉज आई फील कि अगर हम स्पेशली सोलमेट्स की बात करें, मेरे को लगता है हमारे धर्म में भी मेंशन है, बिकॉज राधा कृष्ण को एक तरीके से हम सोलमेट ही देखते हैं। अर्धनारीश्वर रूप का तो पता होगा आपको। भगवान शिव कहते हैं कि शक्ति के बिना मैं अधूरा हूँ। माँ शक्ति भगवान शिव के बिना अधूरी है, तो वो दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सोलमेट का कॉन्सेप्ट पता है क्या हो गया है कि आपको जैसे आपको गुलाब जामुन पसंद है, मुझे भी गुलाब जामुन, तो हम सोलमेट हैं, हाँ, है ना। आपको कोल्ड प्ले के म्यूजिक पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो हम सोलमेट। ऐसा नहीं है भैया। जो चीज़ें हो गई कि आपके कुछ प्लैनेट्स हैं एक साथ बैठ गए, ठीक है, जैसे चंद्र अगर सेम जगह बैठ जाते हैं तो सिमिलैरिटीज आ जाती हैं। तो सिमिलैरिटीज आ गई तो कह देते हैं कि सोलमेट है। बाकी प्लैनेट्स भी तो देखने पड़ेंगे, आपके बीच कितनी हार्मनी बैठेगी, फिर आप दोनों एक दूसरे की फैमिलीज के लिए कितने हार्मनी के साथ काम करोगे, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और फिर एक दूसरे के साथ ग्रो कितना करोगे, ठीक है ना। अब एक को कुछ और पसंद आ गया किसी को, और एक ना आजकल बहुत गंदा कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ये ना एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ठीक है, जब टीनेज है जब तक तब तक ठीक है। जैसे ही आप थोड़ी सी मैच्योर हो गए ना, तो आपको पता चलेगा कि हम दोनों को ना सिमिलर सोच वाला ही इंसान चाहिए। ठीक है, तो सोलमेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहा जाए तो वो कोई ऐसा नहीं है कि आपकी 4 चीजें मिल गई तो आप सोलमेट बन गए। सोलमेट ठीक है, जब आप धीरे धीरे एक दूसरे के साथ डेवलप होते हो ना, तब धीरे धीरे चीज़ें सामने आती हैं, धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने हार्मोनियस हो। आज क्या होगा कि प्यार अंधा होता है इन लोगों का, ठीक है। वैसे होता नहीं है, ये आजकल के टाइम पे प्यार अंधा ही है इनका, क्योंकि सबकी वाली अलग होती है। तो वो कॉन्सेप्ट होता है ना। तो
क्या होता है कि वो ना बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो उनको देखने चाहिए, मैं लड़कों की ही बात नहीं कर रहा, लड़कियों को भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेड फ्लैग्स कह देते हैं इनको, वो शुरुआत से अगर देखते चलें, शुरुआत से अगर समझते चलें तो रिलेशन कभी ख़राब नहीं होगा और आप सही इंसान को ही चूज़ करोगे। गलत इंसान को चूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ही आपका ये होता है कि आपको ना केवल शकल सूरत पसंद आ रही होती है और आपके अंदर ना आप लस्ट से इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज़्यादा होते हो, बस वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पॉइंट ये है कि नहीं नहीं मेरा प्यार तो पवित्र है जी, मैंने तो आत्मा देख के प्यार किया। कब उसने क्या आत्मा कहाँ से दिखाई थी? देखा तो पहले उसके फिजिकल अपीयरेंस ही देखी थी ना। बट डोंट यू थिंक कि जैसा आप बोल रहे हो कि हमें अगर 2-4 चीजें देखनी चाहिए, शुरू से एनालाइज करनी चाहिए, आई अग्री, बट व्हेन इट कम्स टू एन इंडियन अरेंज्ड मैरिज, मे बी परहैप्स उतना टाइम नहीं होता है किसी के भी पास कि वो इतनी सारी चीजें एनालाइज कर पाए, तो वो मैरिज किस बेसिस पे हो जाती है कि परहैप्स लड़की के पास पैसा है, घर है, लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, दोनों लड़की सुंदर है, लड़का पैसे वाला, तो आई थिंक वो एक ब्रॉड बेसिस बन जाता है अरेंज्ड मैरिज में, तो इन दैट केस तो वो कहीं ना कहीं गलत बेसिस बन रहा है, राइट? देखो इसकी ना शुरुआत अगर मैं करूँ ना तो इसका पॉइंट सबसे बड़ा ये आता है कि हमारे यहाँ जो था ना शादी जैसे थी, सबसे पहले बात करते हैं इंटरकास्ट मैरिज का। सबसे पहले कि जो मैरिजेस थी वो कास्ट बेसिस पे कभी नहीं हुआ करती थी, ऐसे होती तो भगवान शिव कुंवारे ही रहते, उनकी शादी नहीं हो पाती, ठीक है। फिर क्योंकि उनका गोत्र पूछते, गोत्र बता नहीं पाते बेचारे, तो कैसे होती उनकी शादी। और लव मैरिज भी पहली उन्हीं की थी। अब बात करते हैं कि हमारे जो मैरिज का सिस्टम है तो उसमें भी ना परिवार देखा जाता है, कुल देखा जाता है। जैसे आज मैं जो हूँ वो मैं अपने पिताजी के कारण या अपने दादाजी के कारण हूँ, ठीक है। उनके कर्म मेरे साथ है, मॉनेटरी टर्म्स में उन्होंने मुझे कितना एजुकेट किया ये। और अगर स्पिरिचुअल कर्मास की बात की जाए तो वो मेरे साथ मेरे भाग्य के साथ चल रहे हैं। तो वही चीज़ होती है कि आप किसी पार्टनर को देखने जा रहे हो तो उसका कुल देखा जाता है, कुल देखा जाता है और साथ साथ उनकी कुंडलियाँ देखी जाती है। फिर वहाँ पे काम करती है कुंडली और कुल, ये चीज़ें काम करती है। तो शॉर्ट उसमें कुल और आपकी कुंडली यही है जो आंसर करती है। आजकल के टाइम पे कुंडलियाँ भी फेक हो जाती है, कई लोग फेक कर देते हैं बहुत सारी बार। आई थिंक जो कुंडली पढ़ रहा है उसको कितना ज्ञान है उस पर भी डिपेंड करता है ना, वो उसने कितनी सही पढ़ी है। आप ऐप पे जाओगे तो फिर तो बट सी आई थिंक व्हेन इट कम्स टू अरेंज्ड मैरिज आप कुंडली देख सकते हो, कुल देख सकते हो। लव मैरिज में ये सब चीजें भी आप नहीं देखोगे या ये सब चीजें मायने नहीं लव मैरिज में क्यों आजकल लव, यही तो बात है ना, माँ पार्वती ने 8000 साल तपस्या की थी तब जाके भगवान शिव मिले थे। तो भाई आजकल भी लव मैरिज क्या हो रही है कि बस देख लिया, वन नाइट स्टैंड हो गए, कुछ दिन, मतलब वही चीजें हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आई थिंक लोग लव को नहीं समझ पा रहे हैं। लव मैरिज पता ही नहीं है लव है क्या, क्या मतलब है। मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज है, मैं उन दोनों को देखता हूँ कि दोनों मतलब एक दूसरे के साथ पूरी बहस करते हैं, मतलब बच्चों की तरह लड़ेंगे कभी, और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे। मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पापा सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, खाना बना रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, उनका सारे काम कर रहे हैं, मम्मी पापा के लिए कर रही है। तो ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये म्यूचुअली जो रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की केयर है ना, वो ऐसे ही बनती है, टाइम के साथ बनती है। आई थिंक उसके लिए आपको प्यार समझना, वो प्यार होता प्यार है, समझ में आना चाहिए कि होता वो क्या होता है प्यार। ये नहीं कि आप बस एक दूसरे के साथ तब तक हो जब तक मतलब एक दूसरे के अच्छे लग रहे हैं, राइट। एंड आई फील दैट इज व्हाई आजकल की मैरिजेस ब्रेक भी बहुत हो रही हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो, दोनों ही टाइप की मैरिजेस बहुत ब्रेक भी हो रही हैं। एक तो बर्दाश्त करने की थोड़ी सी, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, शादी जो है ना एक बंधन है, कोई भी रिश्ता बंधन है, उसमें बंध के रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। बंध के रहोगे तो भैया बाहर थोड़ा मुंह मारना आपको बंद करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। और आजकल तो सोशल मीडिया है तो आपकी रीच बाहर तक पहुंच गई है, तो आप दूर दूर तक मुंह मार सकते हो। एंड आई थिंक वो किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं है, इट्स हाउ द सोसाइटी इज। हाँ ये चीज़ है। तो इसके लिए मैं किसी इंडिविजुअल को बोल भी नहीं रहा हूँ, ये एक्चुअली टाइम के साथ ना चीज़ें हमने ही खराब की है, तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी हम ही भुगतेंगे, कोई और नहीं। हो सकता है हमारी आने वाली जनरेशन और ज़्यादा भुगतेगी, क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग जितनी हम खराब करते जाएंगे, हमसे ज़्यादा हमारी फ्यूचर जनरेशन भुगतेगी, और वो होती जा रही है, वो विद ईच डे हो रही है, वो हो रहा है। राइट, ओके। सो अभी एक चीज़ पे हम टच करते हैं, विच इज़ जब हम बात करते हैं हिंदू रिलीजन की, तो एक बहुत
चीज़ आती है सुपरस्टिशियस बिलीव्स की, जो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन में है, हमारे रिलीजन में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, जिसको हमने अपने रिलीजन या अपने कल्चर का ही नाम दे दिया है। एंड अगर आप उस पर क्वेश्चन करने लगो कि यार ऐसा क्यों, तो किसी के पास लॉजिक नहीं होता है उस बात का, बस एक ही लॉजिक होता है कि ऐसा ही हो रहा है, हमने भी ऐसा किया है, तुम भी ऐसा कर लो। सो व्हाट आर सम ऑफ दो सुपरस्टिशियस बिलीव्स? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आई थिंक हम सब ने अपने घर में सुना होगा कि आपको ट्यूसडे के दिन नाखून नहीं काटने, आपको थर्सडे के दिन बाल नहीं धोने हैं। हाँ। ये चीज होती है। या सैटरडे के दिन आपको कुछ नया नहीं लाना है, आपको आयरन या लोहा टाइप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसा कुछ नहीं लेना। तो ऑल ऑफ दिस चीज क्या कहीं से इसका जरा सा भी लिंक है हमारे रिलीजन से? कोई लिंक नहीं है। ये वही बात हो गई कि एक स्टोरी चली, वो स्टोरी आगे चलते चलते इतनी बढ़ गई कि वो रियल लगने लगी। जैसे आज आप हैरी पॉटर की जो बुक्स की सीरीज़ है उसको दबा दो ज़मीन में, आज से 1000 साल बाद खुदाई में वो निकले और फिर उसके बाद हैरी पॉटर कुछ ऐसा रियल था, कुछ ऐसा हुआ होगा, ये मानना जाने लगे। तो मतलब ऐसी ही बात है और ये कुछ नहीं है। ये तो अगर हम मुहूर्त भी निकालते हैं तो भाई ताराबल देखा जाता है, उस ताराबल के हिसाब से हमें अपने काम करने चाहिए, उस पर ही होता है। दिनों का कोई सेंस नहीं बनाता है। ये पता नहीं कहाँ पे लिखा है, किसने बोला है। ये मैंने अपने मतलब जिन से मैंने सीखा है, मैंने उनसे पूछ लिया, कोई आंसर नहीं मिला मेरे को। यही कहते हैं कि भाई ये हमने भी नहीं पढ़ा आज तक। हाँ, निमित्त शास्त्र जरूर होता है जो शकुन और अपशकुन बताता है हमारे ज्योतिष में, पर उसको रिलेट कर दिया बिल्ली रास्ता काट, हाँ बिल्ली रास्ता काट जाएगी, हाँ। ये ऐसा कर जाएगा। नहीं, पहले कुछ लॉजिक्स हुआ करते थे, अब वो लॉजिक्स भी खत्म हो चुके हैं। एंड आई थिंक इसी से रिलेटेड बीइंग अ गर्ल, बहुत सारी लड़कियों के लिए सेम ही होता होगा कि आपको पीरियड्स में ये नहीं करना है, आपको वो नहीं। तो अगेन आई फील मैं भी हमेशा अगर कहीं सुनती हूँ तो ये बोलने की कोशिश करती हूँ कि आई डोंट थिंक कि हमारे रिलीजन में, हमारे कहीं शास्त्र में लिखा है ऐसा कुछ। अगर हमारे रिलीजन में देखो वही बात आ गई ना कि अगर पीरियड्स के टाइम पे अगर फीमेल्स को इतना ही गलत बोला जाता, इतना ही अशुद्ध बोला जाता, तो माँ कामाख्या की हम पूजा नहीं कर रहे होते, कोई सेंस नहीं बनाता। मतलब वही है कि तोड़ा गया, ठीक है कि उतना किया जाता है कि पूजा पाठ मत करो, अपने आप को ज़्यादा पेन मत दो। देखो भगवान भी नहीं कहता है आप खाली पेट पूजा करो, ठीक है, ये ऐसा करो। कोई किसी ने कहा था, इवन भागवत गीता में तो मैं श्लोक कोट कर दूंगा उसका कि व्रत को भी कोई एक्सेप्टेबल बताया नहीं है। व्रत जो है वो आपकी इच्छाओं पे व्रत है, मतलब इच्छाओं को कंट्रोल करो आप, ठीक है। तो ये कोई सेंस नहीं बनाता कि आप अपने आपको पेन में रख के फिर उसके बाद पूजा करो। बट लेट्स से अगर कोई है जो पेन नहीं है, वो कर सकती है बहुत आराम से, तो आई थिंक इट शुड बी अलाउड कि हाँ आप जाओ, हाँ करो आप। हाँ वो अपनी पूजा पाठ होती है, वो एक अलग होता है। तो सब कुछ सबके तरीके होते हैं ना, तो वो फॉलो करने चाहिए। राइट। पर उसको सुपरस्टिशन बना देना कि इस तरीके से इसको ऐसे करोगे, वो कोई सेंस नहीं बनाती। तुमने ऐसा कर लिया तो पाप हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। और आपने जो एक फास्ट की भी बीच में बात करी, तो फास्ट का फिर क्या एग्जैक्टली मेंशन है? बिकॉज आई फील आज के टाइम में विचारों पर काबू रखोगे। ओके बिकॉज आज के टाइम में मैं जो देखती हूँ कि फास्ट का मतलब हो गया कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं खानी है और ये पर्टिकुलर चीज़ आपको खा लेनी है। आपको नॉर्मल नमक नहीं खाना, लेकिन आप सेंधा नमक खा सकते हो। तो नमक तो आप खा रहे हो, खाना तो आप खा रहे हो, बस आपको रोटी नहीं खानी है, लेकिन आप खीर खा सकते हो। सो दैट इज फास्ट। व्रत में इंसान ज्यादा खाता है वैसे तो। हाँ, सो मतलब उसका क्या भाई कोई फल कोई सेंस नहीं बनाता है। देखो अपनी हंगर पे कंट्रोल कर लो। हंगर एक ही चीज़ की नहीं होती है, ठीक है, आपकी लस्ट भी एक हंगर भी, ठीक है। आपके जो थॉट्स आ रहे हैं ना कि किसी के लिए कोई आपका मतलब बहुत बड़ा दुश्मन है, उसकी शक्ल आपको पसंद नहीं है एकदम, तो भाई उसके लिए भी नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना, सच ही बोलो, एक दिन तो सच बोल लो। तो ये व्रत होते हैं, नियम व्रत यही होते हैं। विचारों पे सबसे ज्यादा विचारों पे सबसे ज्यादा काम होता है। और आई थिंक वही नहीं कोई करता है। और अभी तो स्पेशली सावन चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का फास्ट रहता होगा। समझ में ये नहीं आता है कि भगवान एक दिन दिखता है एक दिन नहीं दिखता है, क्या ऐसा कुछ होता है? भगवान मतलब एक दिन अंधा होता है, एक दिन नहीं दिखता है, बाकी दिन दिखता है भगवान को। मतलब तुम या फिर तो नहीं होता होगा। हाँ, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस दिन आप पाप कर सकते हैं। सावन में कहते हैं कि लोग की शराब नहीं पीनी है, नॉनवेज नहीं खाना है, या फिर मंगलवार और शनिवार भी होता है कई लोगों का। तो मतलब मंगलवार को भगवान को दिखता नहीं है। मतलब समझ में ये नहीं आता। अगर आप खा रहे हो तो फिर रेगुलर खा रहे हो तो खाओ, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग। नहीं खा रहे हो तो उसके भी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं, ठीक है। और
भाई आजकल क्या हो गया कि प्रोटीन के नाम पे सबसे ज्यादा नॉनवेज खाने का वो हो रहा है। पता नहीं मैं तो जो वेजिटेरियन खाना है उसमें इनफ प्रोटीन नहीं होता है। ये ऑब्वियस बात है कि वेजिटेरियन फूड में उतना इनफ प्रोटीन नहीं होता है, राइट। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं आपके पास, वो आप यूज़ करो, ठीक है, अच्छे खासे सप्लीमेंट्स यूज़ करो। मैं ब्राह्मण हूँ, वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, रेगुलर जिम जाता हूँ, तो पॉइंट मतलब अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, वो चाह होने पर पॉइंट हाँ ये मैं जरूर कहूँगा कि वेजिटेरियन में टफ होता है, ठीक है, नॉनवेज में इजी है, ठीक है, पर आपकी चॉइस है, फिर वो भी मैं यही कहूँगा कि आपकी चॉइस है कि नॉनवेज मैं तो यही कहूँगा कि ना ही प्रेफर करो तो ज़्यादा बेटर है, बाकी करोगे तो भी मैं जज नहीं कर रहा हूँ आपको। ओके, ठीक है। देन देयर इज वन मोर थिंग आई थिंक जो आज के टाइम में बहुत प्रेवलेंट है, विच इज़ फेमिनिज्म, राइट? बिकॉज आज के टाइम में तो बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस है फेमिनिज्म की, बट हम डिस्कस करते हैं हमारे शास्त्र जो कहते हैं, जो हमारा रिलीजन कहता है, बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिंदुइज्म, फेमिनिज्म को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स रहे हैं जिनको अगर आप स्टडी करो तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट फेमिनिज्म इज। तो लेट्स डिस्कस कि वो हमारे रिलीजन में फेमिनिज्म की क्या डेफिनेशन थी। देखो वैसे अगर देखा जाए हिस्टोरिकली भी फेमिनिज्म जो वर्ड आया है वो फेमिनिज्म मतलब फीमेल्स ने केवल इसलिए यूज़ किया था कि उनको इक्वल कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, ठीक है, उनको नहीं मिल रहा था, वोटिंग नहीं कर सकती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती थी। तो आज के टाइम में तो वो इक्वल कंट्रीब्यूशन को हटा के मतलब इक्वल राइट्स पे केवल बात हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा दिया है, राइट्स पे हो गया। चलो उसको छोड़ते हैं, अगर हम अपने रिलीजन में जाते हैं तो पहले रिलीजन में ना कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे बोलते हैं कि सती प्रथा थी, घूंघट था, ये था वो था, ऐसा कुछ नहीं है हमारे रिलीजन में। सती प्रथा भी उस टाइम पर आई जब इन्वेडर्स आए, इन्वेडर्स यानी मुगल काल में, फिर अंग्रेज। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो फीमेल होती थी उसका अगर हस्बैंड मर चुका है और उसका ना तो बेटा उसको डिफेंड करने के लिए, ना उसका भाई है, ना उसका बाप है, ना उसका ससुर है, ना कोई भी उसके मेल ऐसा नहीं है जो उसको डिफेंड कर सके, तो वो अपने आप को जला लेती थी अपने, ताकि वो अपनी डिग्निटी बचा सके इन्वेडर्स से। ठीक है, बाद में फिर लोगों ने वेरी सिचुएशन बेस्ड, हाँ सिचुएशन बेस्ड था। फिर क्या किया लोगों ने, क्या किया कि अरे नहीं वो तो शर्मा जी की बहू तो जल गई, तो क्यों नहीं जल रही है, मतलब ये फिर लोगों ने अपना वो करना शुरू कर दिया कि भैया उनकी जली है तो तुम भी जलो, जबरदस्ती जलाते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये उठी है, राजस्थान वगैरह की साइड से ये डेवलप हुई थी। और फिर घूंघट की भी बात की जाए, हमारे यहाँ तो इवन देखा जाए तो कई मूर्तियों में आपको, देवी की मूर्तियों में ऊपर भी कुछ ब्लाउज भी नहीं दिखेगा कई साड़ियों में, तो ऐसे घूंघट वाली प्रथा भी नहीं थी, सर जरूर ढका जाता था मैरिड वुमेन्स का, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू सर ढकना आल्सो नॉर्मली इसको एसोसिएट किया गया, आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो तो आपको सर ढकना है, और वो मेल्स को भी ढकना है, किचन में भी ढकोगे आप, हाँ ठीक है, किचन में भी, और रिलीजियस प्लेसेस पे मेल के भी यू नो यू पुट समथिंग, हाँ वो ढका जाता है, हाँ। तो ये तरीके होते थे। अब इसको बहुत गलत तरीके से कर दिया। अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, कुछ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की, तो माँ सीता को ही उठा लो आप, ठीक है, माँ सीता को उठाते हो, फिर उसके बाद आप द्रौपदी का देखो, द्रौपदी से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो मुझे नहीं दिखता, द्रौपदी से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं दिखता है, राइट राइट। आप खुद सोचो कि उस टाइम पे मोनोगैमी को किस तरीके से जज किया जाता और किस तरीके से जज किया गया। आप खुद सोचो, उनके पास एक वो था कि हर साल मतलब उनको एक हस्बैंड के पास से दूसरे हस्बैंड के पास जाना है। सोचो द्रौपदी के ऊपर क्या बीतती होगी कि एक साल रहना है इस हस्बैंड के साथ, एक साल इसके साथ, एक साल इसके साथ, आपके मतलब हर हस्बैंड के पास ऐसे जाना, तो मतलब ये सोच के ही क्या लगता है। और उसके बाद भी उन्होंने अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखा और पांचों भाइयों ने उस डिग्निटी को मेंटेन रखा। तो ये मतलब उस चीज को देखा जाए, और आजकल कहीं ना कहीं आई थिंक द्रौपदी के लिए भी बोल दिया जाता है कि महाभारत उन्हीं की वजह से हुई थी, सो विच इज अगेन आई थिंक वेरी मिसइंटरप्रेटेड। अब ये तो वही बात हो गई कि ठीक है, अब किसी ना किसी पे तो उनको ब्लेम डालना ही है, हाँ ठीक है, द्रौपदी का कैरेक्टर अच्छा लगा तो द्रौपदी पे डाल देते हैं, ठीक है। तो माँ सीता के कारण ही, माँ सीता अगर लक्ष्मण रेखा ही पार ना करती तो फिर शायद से रावण का वध ही ना होता, युद्ध ही नहीं होता। हाँ ठीक है, जो काफी पॉइंट्स पर ठीक लगता है, पर रावण का वध होना जरूरी नहीं था, बिल्कुल
जरूरी था, कहीं ना कहीं महाभारत होनी जरूरी नहीं थी। 100 कौरव थे भाई, उन्होंने उद्दंडता मचा रखी थी, पूरा का पूरा खत्म कर रखा था आर्यवर्त को, तो फिर वो होना जरूरी था, धर्म की स्थापना जरूरी थी भाई। राइट। अब ये तो कहने की बात है, फिर बाद में आप कुछ भी कह दो, किसी पे भी ब्लेम डाल दो, राइट, तो कुछ नहीं होता। अब एक और कैरेक्टर मुझे याद आ रहा था कि आप बात करते हो ना त्याग की, अगर तो माँ सीता की का तो हम डिस्कस कर लेते हैं, माँ कौशल्या का भी कर लेंगे कि उन्होंने अपनी पुत्र को 14 साल के लिए अलग रखा और 14 साल के लिए उससे अलग रही, पर कोई भी उर्मिला की बात नहीं करता। लक्ष्मण की जो वाइफ रही 14 साल, सोचो, जस्ट मैरिड, उसके बाद 14 साल अपने हस्बैंड से अलग। आप सोच के देखो उस फीमेल, ऑब्वियसली लक्ष्मण पे भी क्या बीती होगी भाई, न्यूली मैरिड कपल है, दोनों में सेपरेशन आ गया, लक्ष्मण का भी वो त्याग है, पर उर्मिला का भी त्याग है, क्योंकि उर्मिला भी अपना पूरा घर छोड़ के आई है अपने हस्बैंड के पास, और हस्बैंड के साथ, मतलब कर्तव्य और त्याग यहाँ पे दिखता है उर्मिला का भी और लक्ष्मण का भी, ठीक है, दोनों का इक्वल है, मैं किसी का कम नहीं बता रहा हूँ। देखने लायक है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर आजकल क्या सीख रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे केवल लाइक्स आ जाए आपके और चीज़ें ठीक हो जाए, ऑपोजिट जेंडर को गाली हो जाए, कोई फीमेल है तो मेल को गाली कर लेगी, मेल है तो वो फीमेल्स को गाली कर लेगा, एक दूसरे को के प्रति हेट ही आएगी, गालियाँ ही आएंगी, वो ख़त्म हो जाता है। ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं देख रहा है। अब कोई राजस्थान में आज भी चले जाओ, कई जगहों पे ना बाल विवाह हो रहा है, अंडर एज मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है, और कई जगह पे ना औरतों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। कितनी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जा रही हैं वहाँ पे? कोई नहीं जा रही है, क्योंकि वहाँ पे लाइक्स नहीं मिलेंगे ना, वहाँ फॉलोअर्स नहीं है, क्या करना है जाके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है, आप लोगों को अपनी जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो उस चीज़ को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है आजकल फेमिनिज्म। करेक्ट है, वो बस ऐसा हो जाता है कि अगर किसी को ज़्यादा लाइक्स मिल गए, ज़्यादा कमेंट्स मिल गए, तो वो स्ट्रॉन्ग फीमेल है, नहीं तो वीक है, बस ऐसे ही कुछ। ये और बॉलीवुड थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस ने क्या अपना स्टेटमेंट दी है, कितनी स्ट्रॉन्ग। अरे सीखना ही है तो और फीमेल कैरेक्टर्स से सीखो ना, राइट। हमारे जो साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स एथलीट्स हो गए, उनसे सीखो। सीखेंगे किनसे? बॉलीवुड एक्टर्स, मतलब वो एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उससे ज्यादा उनकी कोई वैल्यू है नहीं। नहीं तो हमारे यहाँ तो गाँव में तो आपको पता है इनको कोई वैल्यू दी भी नहीं जाती, जो ये सब प्ले करते थे, एक्ट्स प्ले करते थे। वो आजकल जब से आई थिंक सोशल मीडिया हुआ है, तब से उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा, दिखावे की दुनिया। एंड आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म और हम अपने रिलीजन की बात करते हैं, हमारा ही रिलीजन है जहाँ स्वयंवर प्रथा भी होती थी, which is great because वहाँ पे फीमेल्स को राइट दिया गया था चूज करने का अपने वर्ग को, एंड वो एक बहुत ही एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है, एक्सप्रेशन ऑफ फेमिनिज्म है। अब इससे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल कहाँ मिलेगा आपको? यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता रमन करते हैं, तो ये हमारे यहाँ ही बोला गया है। आई डोंट थिंक ऐसा रेफरेंस आप किसी और रिलीजन में देख सकते कहीं नहीं मिलेगा। पॉइंट ये है ना कि पढ़ा नहीं गया, फिर मतलब में ये कहा गया कि औरतों को तो दबाया गया है, बैठाया गया, औरत को अन्नपूर्णा कहा गया, तो अन्नपूर्णा कहने का देखो बात ये है ना कि मस्कुलाइन एनर्जी मेल में होगी, फेमिनाइन एनर्जी फीमेल में ही होगी, इसको चेंज नहीं कर सकते। जो बर्थ है वो एक फीमेल ही दे सकती है, मेल नहीं दे सकता। तो ये चीज़ें ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो अलग है, हम आदमी और औरत कभी एक नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल राइट्स और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे सकते हैं, पर उनकी देखो, एक बच्चा पैदा होगा, माँ की जिम्मेदारी अलग होगी, बाप की अलग होगी, माँ को अलग तरीके से देखेगा, बाप को अलग तरीके से देखेगा, तो वो चलेगा। देखो दोनों को सेम नहीं कर सकता ना कि ये दोनों मेरे पेरेंट है, दोनों को मम्मी बोले, दोनों को पापा ही बोले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ रहेगी, इतना डिफरेंस होगा ही होगा, और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दिक्कत ये है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसको आजकल जनरेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसके लिए वहाँ पे दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों जेंडर्स का फॉल्ट दोनों ही कर रहे हैं। हाँ, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा। करेक्ट दोनों ही डम्ब है आज के टाइम पे ना, बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को, सोशल मीडिया जनरेशन। हाँ, ये आज अभी कौन सी कोई मूवी आई है जिसपे आके पीछे बैठ के रो भी रही है? हाँ, I don't know, I've not seen that movie. मैं कभी देखूंगा भी, मैं देख भी नहीं पाता है। अच्छा, ओके, बट जो कहा जा रहा है, आई एम नॉट श्योर कितना सच है एनीथिंग, जिस मूवी पे बेस्ड है, इट्स एन ओरिजिनल कोरियन मूवी, अ मोमेंट टू रिमेम्बर। मैंने वो मूवी देखी है, इट्स अ वेरी नाइस मूवी, इट्स अ क्लासिक वेरी नाइस मूवी।
आई डोंट नो कि ये वर्जन कैसा है क्या नहीं है। हाँ देखो बॉलीवुड के बारे में अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता है कि कितनी चीज़ें फेक की जाती है, तो ठीक है राइट जो कर रहे हैं राइट। अब मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ था वो बाजीराव मस्तानी वाली मूवी देख के। ओके ओके। आप खुद देखो ना हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर है बाजीराव का, पेशवा का, कितना कितना मतलब डिमीन कर दिया उस कैरेक्टर को। आप खुद देखो, मतलब केवल एक लव स्टोरी के अराउंड दिखाया उनकी थोड़ी वो, मतलब 47 बैटल्स जीतना कोई मजाक बात है। वो एक टैक्टिकल हीरो थे। एक वो कर दिया, एक उनके रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही घुमा दिया। आई थिंक द मूवी इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। तो ठीक है, अब हम कुछ नहीं बोल सकते जो चल रहे पर, लेकिन ये जो यूथ है वो यही देख के, बाजीराव पेशवा को कोई सुनेगा तो वो यही कहेगा, पढ़ेंगे है नहीं, सोशल मीडिया पे देखेंगे, एक ही बात दिमाग में आएगी कि हाँ उनका रिलेशनशिप कैसा था, मस्तानी के साथ कैसा था। जबकि वो वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत लंबा था नहीं, मस्तानी के साथ भी बहुत कोई वो टैक्टिकल मैरिज थी, वो एक जो थी वो कोई लव स्टोरी वाली मैरिज नहीं थी। ओके ठीक है भाई, है ना, वो सच पता नहीं है ना। हाँ, पढ़ते नहीं है। यही तो हमारा रिलीजन क्यों खराब हो रहा है, पढ़ते नहीं है। ये तो आई थिंक दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं कि क्या लिखा है एक्चुअल में, और ये सबके साथ है, वो बस अपने ही। अरे मैं एक रील मेरे छोटे भाई ने भेजी थी मेरे को महाभारत पे कि कर्ण इतना बड़ा योद्धा था, इतना बड़ा धनुर्धर था कि अर्जुन को तो वो हवा में, अर्जुन कौन था और कर्ण कौन था? कहीं पे ऐसा नहीं है। महाभारत अगर पढ़ोगे तो कर्ण को स्ट्रॉन्ग, ये जितने टीवी शोज हैं उनमें कर्ण को स्ट्रॉन्ग दिखाया हुआ है। ऑब्वियसली कर्ण एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, पर अर्जुन से ऊपर आप मान लोगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अगर वो अर्जुन से बेटर कैरेक्टर होता किसी भी सेंस में, ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण की साइड होते हैं, अर्जुन की साइड नहीं होते। कोई तो रीजन था कि जब भगवान ने अर्जुन को चुना है तो तुम होते कौन हो कर्ण को चूज करने वाले? कि कर्ण के साथ तो बहुत अधर्म हुआ है, उसकी बैक स्टोरी पता भी है कितना अधर्मी था वो। ठीक है, एक औरत है जो, मैं कुछ भी कह रहा हूँ, द्रौपदी है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, उसको वैश्य कह रहा है वो, वहां पे किस बात का धर्म है उसका? मतलब एक योद्धा का, एक वीर का धर्म ये होता है, मतलब एक फीमेल की डिग्निटी आप बचाओगे, ठीक है, एक योद्धा वो होता है, ठीक है, ये नहीं कि आप फीमेल को सिर्फ लड़ लिया मैदान में और हाँ वो हो गए। ठीक है, आप बोल दो, आप जितना बोलना है। आप सोशल मीडिया पे तो कुछ भी कर रहे हैं, बर्बाद तो कर ही रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भी डाल देंगे, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, कहाँ कहते हैं, कोई रेफरेंस दे दो। ये तो बहुत, मेरे को बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी कहाँ से आ रही है? मैं तो कह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी में मोबाइल एक ऐड देखा था, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है कुछ, कि मोबाइल नंबर ऐसे चूज करो, बैंक अकाउंट नंबर ऐसा चूज करो। भाई कहाँ, कोई रेफरेंस दे दो, कहाँ किस ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा? मैं भी पढ़ना चाहूंगा। राइट, ओके। एंड आई थिंक इसी से एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया एंड किस तरीके से रिलीजन को ख़राब किया जा रहा है। तो डू यू थिंक आजकल के जो बहुत सारे गुरु हैं सो कॉल्ड, जो प्रवचन दे रहे हैं, किसी का नाम हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, बट वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं और लोग उनको, इतने सारे लोग सुन रहे हैं। बहुत रिसेंट में मैंने किसी को सुना एंड उनका कमेंट कुछ इस तरीके से था कि लड़कियों को तो 14-15 साल में शादी कर देनी चाहिए, उनको तो घर ही चलाना है, घर ही बसाना है, पढ़ा लिखा के क्या वो शादी के बाद पढ़ लेंगी, समथिंग लाइक दिस, जो कि कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोवर्सी में है। तो ऐसी जब बातें आप बोल रहे हो और आप उस लेवल पे हो, जब आपको इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप फिर क्या, मतलब रिलीजन तो ट्विस्ट होना ही होना है। तो अब आपकी स्टेटमेंट में ही है, मैं क्या क्या बोलूं उसको? अब कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देगा तो उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, ठीक है, 14-15 साल की एज में, ठीक है भाई, प्रेमानंद जी महाराज के मुंह से तो नहीं सुना होगा आपने? हाँ 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 हाँ, उनको सुनो आप। हाँ, ठीक है, वही सुनने लायक इंसान है। हाँ, अदरवाइज बाकी तो भाई मुझे तो कोई मिले नहीं कि जिनको मैं सुनूं और फिर जिनकी बात लगे। अब ठीक है, कोई हो सकता है कि बहुत अच्छी भागवत बोलते हो, कोई बहुत अच्छी रामायण बोलते हो, ये पॉसिबल है। हाँ, पर लेकिन ये फालतू की बातें करना मुझे सेंस नहीं बन, पता नहीं क्या, या तो उन्होंने जो चीज़ें, जो किताबें पढ़ी हैं उनको उन्होंने लगता है ढंग से ग्रहण नहीं किया। यही कह सकता हूँ, इसके अलावा बाकी तो क्या ही कह सकते हैं हम। हाँ, हाँ, बाकी भाई वो बहुत बड़े हैं, हाँ, मैं रेस्पेक्ट ही कर सकता हूँ। करेक्ट, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में? हाँ, ऑब्वियसली, आई मीन
ठीक है, बट या आई मीन जब आप ऐसी चीजें सुनते हो ना तो यू फील कि बिकॉज इन लोगों को बहुत लोग इसके कारण क्या हो रहा है ना, इसके कारण ना एंटी रिलीजन हो जाते हैं लोग। एग्जैक्टली ठीक है। हाँ। अब कोई फीमेल है, वो 14-15 साल की, वो बड़े होके भाई आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, या फिर हाँ। वो जाना चाहती, स्पेस में जाना चाहती है, और वो जा सकती है, कैपेबल है। हाँ। ठीक है। अब वो ये सुनेगी तो वो कहेगी यार ये तो बाबा तो रोक रहे हैं। ठीक है। भाई तो क्या होगा, वो तो एंटी रिलीजन हो जाएगी। तो कौन कर रहा है एंटी रिलीजन? हम ही लोग कर रहे हैं, या ऐसे लोग कर रहे हैं। हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं ऐसे लोगों को फॉलो करना। राइट। हम सेंसिबल बात करना शुरू कर दें तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ओके, ऑल राइट। सो आई थिंक एक और चीज़ पे लेट्स टच अप अ बिट, क्योंकि आई थिंक ऑफ कैमरा हम इस पे बहुत बात कर रहे थे, जो कि थी कर्म की बात, कर्मों की बात, कि हमारे कर्म किस टाइप के होते हैं एंड क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारी बार हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ बहुत परहैप्स लैविश तरीके से जी रहे हैं या किसी पर्टिकुलर तरीके से जी रहे हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी, उनको सब है, उनके पास पैसा, सक्सेस सब है। एंड वहीं कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सही तरीके से जी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट उन्हें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। एंड देन हमें लगता है कि यार या तो बस ये लक काम कर गया है किसी के केस में, हम तो अनलकी हैं या वट एवर। बट यहाँ पे जो कर्मों का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है वो क्या है? देखो, अब इसका जो आंसर है ना, इसका पर्टिकुलरली आंसर मैं अद्वैत वेदांत पे लेके जाऊंगा कि यहाँ पे है कर्मों को डिफाइन किया। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद सबसे पहला मेरा ही क्वेश्चन था कि भाई अगर सब कुछ रिटर्न है, लिखा हुआ है, पूरी डेस्टिनी लिखी हुई है, तो भैया मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है? तो इसका जो आंसर मिलता है ना कर्मों का, हमारे जो अद्वैत वेदांत में कर्मों को 2 तरीके से डिवाइड किया है। एक तो आपके वैदिक कर्म होते हैं और एक निषिद्ध कर्म हुए। वैदिक मतलब लॉफुल कर्म हो गए, और निषिद्ध मतलब जो प्रोहिबिटेड है। निषिद्ध में तो आपको पता चल गया, पाप जितने भी हो गए वो सारे निषिद्ध में आ गए। अब जो वैदिक कर्म है उनको भी आगे 4 कर्मों में तोड़ा। पहला होता है नित्य, दूसरा होता है नैमित्य, तीसरा होता है आपका जो आप प्रायश्चित करते हो, चौथा हो गया आपका कामेभ्य कर्म। ठीक है। अब नित्य कर्म की बात करते हैं तो नित्य कर्म में आपका सुबह उठना, ठीक है, वॉशरूम जाना, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट करना, मतलब ये सब आपके नित्य कर्म में आ गए। ठीक है। अब नित्य कर्म के साथ एक कंडीशन है, अगर नित्य कर्म नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, और नित्य कर्म करोगे तो कुछ नहीं है, कोई पुण्य नहीं मिलना, पर नित्य कर्म नहीं करोगे तो पाप लगेगा। पाप से क्या होता है कि कष्ट भोगता है शरीर। यानी कि आप, सीधी बात है ना, आप वॉशरूम नहीं गए, फ्रेश नहीं हुए, तो सीधी बात है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आप ही भोगोगे, आप बीमार पड़ जाओगे। तो नित्य कर्म से ये हो गया। नैमित्य कर्म होते हैं आपके जो दूसरों के लिए करते हो, जैसे बच्चा हुआ उसका मुंडन कर रहे हो, ठीक है, या किसी की डेथ हो गई है उसकी 13वीं कर रहे हो, संस्कार कर रहे हो, तो ये नैमित्य कर्म हो गए। अब तीसरे करते हैं प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित में हम किसी का, जैसे कोई हमसे पाप हो गया है, ठीक है, हम गाड़ी चला रहे थे, गलती से कोई जानवर को टक्कर मार दी, वो पाप हो गया, तो उसका प्रायश्चित करते हो आप, उसके लिए जो भी प्रायश्चित बोले गए वो करोगे। चौथा हो गया कामेभ्य कर्म, यानी कि अपनी कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हो, जैसे पैसा कमाने के लिए, फेम पाने के लिए, या फिर शादी करते हैं, या फिर वो जो भी हो गए, ये कामेभ्य कर्म में आ गए। अब इन चारों कर्मों को ना कंबाइंड रूप से 3 पार्ट में तोड़ा गया है। 3 पार्ट क्या होते हैं? पहला होता है संचित कर्म, दूसरा हो गया क्रियान्वयन कर्म, फिर इन दोनों कर्मों से एक कर्म बनता है, वो होता है प्रारब्ध कर्म, और हम भोगते हैं प्रारब्ध को। ठीक है। आपके जो संचित कर्म है ना, वो आपके जन्म जन्मांतर से ना वो इकट्ठे होते आ रहे हैं। ठीक है। आपके पूर्वजों के कर्म, आपके खुद के कर्म, वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। जैसे आपके पूर्वजों ने कुछ अच्छा कर्म किया, आपने पिछले जन्मों में कुछ अच्छा कर्म किया, तो इस जन्म में आप जो कर्म कर रहे हो वो क्रियान्वयन कर्म है। ठीक है। तो क्रियान्वयन कर्म और आपके संचित कर्म मिला के बनाते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध भोग हो गया। अब जैसे आपने बात कही कि कोई है जिसने इस कर्म जन्म में बुरे कर्म कर रहा है तब भी वो अच्छा भोग, उसके संचित कर्म बहुत अच्छे हैं, पर क्रियान्वयन कर्म उसके बहुत खराब है। ठीक है। पर भोग हो रहा है प्रारब्ध, तो अभी उसके ना संचित कर्म भोगे जा रहे हैं। जैसे ही वो खत्म होगा, यानी कि अभी जो खेती है वो पिछले कर्मों की खेती वो खा रहा है। आज की जो खेती है वो तो सड़ी हुई खेती है, जब जिस दिन वो खाएगा उस दिन बीमार पड़ेगा, उस दिन मरेगा वो। ठीक है। वैसे ही देखा होगा आपने, जितने भी जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो भी बुरे लोग होते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है। ठीक है। कोई भी टेररिस्ट उठा लो या कोई करप्ट एमएलए वगैरह उठा लो, तो उनकी डेथ देखना बहुत गंदी होती है। बच्चे भी, मतलब बच्चे ही मरवा देते हैं या फिर कुछ गलत करवा देते हैं। ठीक है। और
अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोग रहे हैं, मतलब अच्छे कर्म करते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तब भी बुरी चीज़ें भोग रहे हैं, क्योंकि संचित कर्म और उनके कुछ कर्म हैं जो पूरे नेगेटिव है, उनके पूर्वजों के कर्म कुछ उसमें संचित है जो नेगेटिव है, जिसके कारण वो बुरा भोग रहे हैं। पर लेकिन बुरा खत्म हो जाएगा, और खत्म होते ही फिर वो अच्छा भोगने लगेंगे। तो यही चीज़ होती है कुंडली में भी कि क्रियान्वयन से ना हम संचित कर्मों को चेंज कर लेते हैं काफ़ी हद तक। वो इस तरीके से कि जैसे किसी बंदे का बहुत बड़ा लॉस लिखा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा, मतलब उसका मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट लिखा है कोई, पर वो क्रियान्वयन कर्म इतने अच्छे कर रहा है, इतने अच्छे करते चल रहा है कि वो छोटी मोटी चोट पे टल के रह गया, ठीक है। और किसी को लिखा है बहुत बड़ा राजयोग, बहुत बड़ा राज्य मिलना है, पर क्रियान्वयन कर्म उसके बहुत खराब है, तो लग गई उसकी ₹1,00,000 की लॉटरी या 50,000 की लॉटरी, खत्म हो गया वहीं पे, खत्म। जबकि लगना था बहुत ऊंचा, लगना था बहुत ऊंचा। तो ये होते हैं कर्म, तो यहाँ से ये भोगे जाते हैं। तो अब कोई कोसना या फिर ये जो कार्मिक रिलेशन, कोई कार्मिक रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कर्म इतने ही हैं हमारे जो रिलीजन में, यही कर्म है, इससे आगे आपका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है कर्मों का। ऑलराइट, ओके। तो आई थिंक इससे भी समझ सकते हो आप कि क्यों हो रहा है, अगर कुछ भी हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में क्या आपके साथ रहने वाला है। Exactly, शॉर्ट टर्म को देखना के बजाय लॉन्ग टर्म को देखना। हाँ, लॉन्ग टर्म को देखना चाहिए। राइट, ठीक है। सो इसके साथ ही वील डू अ क्विक रैपिड फायर राउंड विद यू, जहाँ पे वील जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाली हूँ। तो वील बिगिन दैट। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, सिंस हमारी ये जो पॉडकास्ट है थोड़े माइथोलॉजी है और थोड़े शास्त्रों से रिलेटेड है, आपका फेवरेट बुक ऐसी कोई है जो स्पेशली हमारी माइथोलॉजी या शास्त्र से रिलेटेड है? देखो, एक्चुअली क्या है कि मैंने वेदांत पढ़ना शुरू किया, तो पंचदशी स्पेशली मुझे पसंद आते, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, मैं स्पेशली इनको पढ़ना प्रेफर करता हूँ। तो वेदांत में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्चुअली, ये थोड़ा माहौल रहा है तो इस कारण से। और फिर इसी की अगर हम बात करें आगे, तो इन्हीं को आगे डिफाइन करते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी भागवत कथा के वक्ता भी रहे, तो भगवान श्री कृष्ण को बचपन से दोस्त मानते हैं, भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, तो मतलब ये रहा थोड़ा सा, इतना ही है, यही बुक्स हैं। आपके वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स व्हेन इट कम्स टू माइथोलॉजी? भगवान श्री कृष्ण को दोस्त मानता हूँ बचपन से, एकदम ऐसी बात करता हूँ, अरे यार तूने ये क्यों नहीं किया यार, यहाँ पे ये पॉसिबल था भाई, मेरी लाइफ में जब पता था कि आगे सब कुछ खराब होने वाला है, पहले ही रोक देता है, मतलब ऐसे बात करता हूँ। भगवान शिव को गुरु मानता हूँ कि कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आंख बंद करिए, भगवान शिव का ध्यान करो, और बहुत सिंपल है, भगवान ऐसे ही नहीं, भोला बाबा का आ गया, रात के 3 बजे याद कर दो, वो उठ के जवाब दे देंगे, मतलब कहने का मतलब है आप अपने आप को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो अच्छा लगेगा। योर फेवरेट रिलीजियस प्लेस, या कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे आपको जाके अच्छा लगता है, शांति मिलती है? बॉर्न एंड ब्रॉट अप हरिद्वार, तो हरिद्वार गंगा किनारे शांति से बैठ जाओ, गंगा आरती के बाद की खामोशी में आप चले जाओ, बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। तभी तो आपने पूछा ना दिल्ली कैसा लगा, बहुत ट्रैफिक, बहुत शोरगुल, इतनी भागती हुई जिंदगी नहीं चाहिए मुझे बहुत सिंपल चाहिए, बहुत शांति चाहिए। मतलब यहाँ पे लोग एकदम गुस्से में रहते हैं, वहाँ पे एकदम शांति चाहिए, एकदम शांत रहे। नहीं, ऐसे गुस्से में तो नहीं रहते, बट हाँ एकदम जल्दी में रहते हैं, एकदम मार ही देंगे। फॉर श्योर ऐसा आपको फील हुआ होगा। ओके, योर इंस्पिरेशन इन लाइफ, या ऐसी कोई पर्सनालिटी जो मे बी आज की डेट में है, जिनको देख के आपको यू फील इंस्पायर्ड? इंस्पायर तो बहुत सारी पर्सनालिटीज करती हैं। देखो आप कुछ भी, मतलब पर्टिकुलर फील्ड के बारे में डिपेंड, जैसे किसी भी फील्ड से, जैसे आप बात कर लो, आप स्पोर्ट्स, मैं शुरुआत से स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहा, तो स्पोर्ट्स एथलीट्स को फॉलो करता था मैं, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, उसके बाद क्रिकेट, मतलब क्रिकेट फैन रहा, फिर अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है, और लियोनेल मेसी, मतलब स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ मेरे को ज़्यादा फैसिनेट करती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको माइथोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर हमारे रिलीजन के कैरेक्टर तो बता दिए, पर जो हमारे जो इंस्पिरेशन है वो, मतलब मैं थोड़ा इंस्पिरेशन फिक्शनल कैरेक्टर्स से थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब जितने भी सुपर हीरोज हो गए, वो मेरे को बहुत फैसिनेट करते हैं और अच्छे लगते हैं। उनसे कुछ ना कुछ स्किल्स सीखने को मिलेगी और सेक्रीफाइसेस सीखने को मिलते हैं,
और मतलब एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आपको कुछ करना है ना, तो कुछ भी अगर चाहिए तो एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, और पीछे के जो सेक्रीफाइसेस हैं वो भी करने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा, और ये सच है। तो इसी से अगर मैं पूछूं कि बिकॉज आपने काफ़ी स्टडी भी किया है एंड अभी हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं किया, बट यू हैव रिटन अ नॉवेल एज वेल विच विल बी सून बी पब्लिश्ड। तो अगर आपको ऐसे कोई भी एक लर्निंग बतानी हो जो आपने इतना स्टडी किया और स्पेशली जो आज के टाइम में बहुत एप्लीकेबल है, जो हम सीख सकते हैं, वो क्या रहेगी? सबसे बड़ी चीज़ है एक्सेप्टेंस। ओके। लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसे रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ब्रेकअप हो गया, उसने छोड़ दिया किसी और के लिए, कैसे मेरी वाली तो अलग थी या मेरा वाला तो अलग था, वो तो कर ही नहीं सकता। एक्सेप्ट फिर करो लोग यार, डिप्रेशन में जा कोई भी रहे कुछ भी हैं, कर सकता है। हाँ, डिप्रेशन मेंटल में प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, डिप्रेशन में जाएंगे, शराब एंजाइटी हो रही है, पियेंगे, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सिचुएशन रहे। को। सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। हाँ। भाई ठीक है, वो तब तक थे आपके साथ, अब नहीं है। देखो, आप ना अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते वो आपकी लाइफ में रुके या आपको प्यार करे। वो करना सही भी नहीं है। नहीं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊं तो रोक ट्राई कर लिया, जब तक देखा ट्राई कर रहा हूँ कि रोकने की, ठीक है रुक रहा है अगला इंसान, पर जिस दिन उसको बहुत पहले जाना उसने डिसाइड कर लिया था, पर मैं रोक के खींच दिया लंबा, तो अपनी ही मिजरी बढ़ाई मैंने, कुछ नहीं किया। और जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया उस दिन फ्री हो गए। तो वो एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है हमारे अंदर, मतलब खुद को डेवलप करना है तो लाना पड़ेगा। बाकी मैं इतना बड़ा फिलोसफर तो हूँ नहीं। आई थिंक इसी से एक चीज़ है ना कि हमारा रिलीजन सरेंडर करना सिखाता है हमें, कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। भागवत गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि तुम सारे धर्म को, सब कर्मों को, सबको त्याग के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष से ला दूंगा। भाई मैं तो यही चीज़ थी कि वो जब 66वां श्लोक सुना था ना, पढ़ा था 18वें अध्याय का, मैं शांत हो गया था। मैंने कहा भैया मैंने कर दिया, मैंने तो रायता फैला दिया अपनी ज़िंदगी में बहुत। भाई संभाल लो यार, जो भी है सरेंडर कर दो अब। हाँ, कि मैंने तो हर जगह रायता फैला दिया, भाई साफ कर देना अब जाके, अब कर लो यार, देख लो कैसे होता है। If you could be given one superpower, what would it be? और स्पेशली आप तो फैन हो बहुत सारे। ओके, टाइम ट्रैवल। डू यू थिंक अभी बिकॉज आपने टाइम ट्रैवल का नाम लिया है, टाइम ट्रैवल भी कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन में ग्रंथों में मेंशन्ड है, पहले ऐसा कुछ टाइम ट्रैवल तो मेंशन नहीं है, मतलब मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा है टाइम ट्रैवल। एक्चुअली कॉस्मोलॉजी ये पढ़ी कि टाइम एक सर्कल में ही घूमता है, तो हम आगे की चीजें हैं जो पीछे से हम, ऐसा होता है ना जैसे दिन के बाद रात ही आती है, प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है कि इसके बाद ये चीज़ होगी, ये इंसान ऐसा डिसीजन लेगा तो ऐसा होगा, तो ये चीज़ें बन जाती हैं, तो एक साइकिल में चलता रहता है। वैसे आपको ना एक टीवी शो है लोकी, वो देखना चाहिए। और टाइम ट्रेवल के बारे में जो वो उसने भी साइकिल दिखाई है ना वो, कि कैसे एक टाइम एक सीधी लाइन में जा रहा है और वो कैसे टूट रहा है। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट इसी के इर्द गिर्द है कि टाइम और कॉन्सिक्वेंसेस एक साथ चलते हैं, कि कॉन्सिक्वेंस चल रहा है, टाइम इसके इर्द गिर्द है, मतलब वही है, कॉज इसके इर्द गिर्द है, तो वो चीज़ हो गई। जैसे बोला जाता है, मतलब इसको इस तरीके से बता देता हूँ कि आज आपके पेट में दर्द है तो ज़रूरी नहीं कि आपने कल को गुलाब जामुन खाए थे इसलिए हुआ है, हो सकता है कल को खाओगे इसलिए आज हो गया। कहते तूफान के आने के पहले शांति होती है, बाद में भी शांति होती है, कॉज और कॉन्सिक्वेंस। ये मतलब ये मैंने थोड़ा सा डिपिक्ट किया है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने इतना पढ़ा है तो मैंने इतना समझा। बाकी अभी और आगे पढ़ूंगा थोड़ा आगे। आई थिंक साइंस ने बहुत ट्राई तो किया है टाइम ट्रैवल समझने का, बट हाँ ऑब्वियसली सक्सेसफुली क्वांटम फिजिक्स तो बहुत चीज़ें कहती है कि क्वांटम टनलिंग इफेक्ट, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं कि दीवार से आप टकराते जाओ, भागते रहोगे, टकराते रहोगे, एक बार आर पार हो जाओगे, मतलब कोई ये प्रोबेबिलिटी है। तो हमेशा जरूरी थोड़ी है कि आप इसी प्रोबेबिलिटी में सक्सेसफुल हो जाओगे, हो सकता है आप तब तक मर जाओ टकरा के। वही हाँ। तो वही है हम तो क्वांटम फिजिक्स में भी दो ही एटम सॉल्व कर पाए, एक तो हाइड्रोजन का और एक आयनाइज्ड हीलियम का, दो ही एटम सॉल्व कर पाए जहाँ तक है क्वांटम मैकेनिक्स में, सॉल्व भी नहीं कर पाए। तो पॉइंट है, अब ठीक है, अब भाई मैं क्लियर कहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, लर्निंग स्टेज में ही हूँ, इसलिए
ठीक है, जितनी चीज़ें सीख रहे हैं अप्लाई करते जा रहे हैं, लाइफ को देखते जा रहे हैं, मतलब बस यही है कि एक्सप्लोरर है, डोरा द एक्सप्लोरर की तरह घूमते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं चीज़ें जो मिलती जा रही है। ठीक है, ओके, सो लास्ट फॉर द रैपिड फायर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर स्पिरिट एनिमल। ऐसे तो कोई सोचता नहीं था, पर वुल्फ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके, वुल्फ और एलिफेंट। एलिफेंट, ओके, बहुत एलिफेंट से एक्चुअली क्या है कि एलिफेंट से ना मैंने एक चीज़ सीखी है, मतलब ये मेरी फिलॉसफी है, ये मैं बताता हूँ, मतलब अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, SSS की, कि स्लो, साइलेंट बट स्टेडी। ओके, ठीक है, स्लो है, साइलेंट है बट स्टेडी है। और वुल्फ पैक में रहते हैं, कोई अकेला नहीं रहता। ये कहते हैं लॉन वुल्फ इज अ डेड वुल्फ, भाई पैक में रहते हैं। तो फैमिली के साथ रहना सीखो। आजकल क्या है कि न्यूक्लियर और अलग होना शुरू कर दिया, परिवार के साथ रहना सीखो, दोस्तों के साथ रहना सीखो, और दोस्तों के साथ कोऑपरेट करना सीखो। अकेले रहने का ज़्यादा कॉन्सेप्ट बना दिया आजकल लोगों ने, ये मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता। और जैसे हाथी भी हो गया, वो भी एक साथ ही रहता है, और मैं थोड़ा हाथी की तरह ही आलसी हूँ कई सारी चीज़ों में। ओके, ठीक है, मूविंग ऑन, आई थिंक टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द पॉडकास्ट, बट देयर इज समथिंग कि लाइक हम माइथोलॉजी और हमने स्पिरिचुअलिटी इतना डिस्कस किया, और आज के यूथ की अगर मैं इससे कनेक्ट करूं तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमें अपनी ज़िंदगी का पर्पस नहीं मिल रहा है। ठीक है आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, एंड लॉट ऑफ पीपल वो सी में हुए हैं कि हमें तो भाई वी डोंट नो हमारा पर्पस क्या है। डू यू थिंक कोई पर्पस होता है लाइफ का? मैंने स्पेशली अगर हम रिलेट करें स्पिरिचुअलिटी से। अब अगर हम स्पिरिचुअलिटी की स्पेशली बात करें, तो स्पिरिचुअलिटी में हमारे जो कर्म है, जो मैंने आपको बताया था, संचित कर्म हो गए, क्रियान्वयन कर्म हो गए, इनको खत्म करने आए हैं, हम साल्वेशन की तरफ आए हैं। अगर हमारे संचित कर्म सारे खत्म, तो हमारा फिर से रिवर्थ, मतलब रिवर्थ नहीं होगा हमारा, दोबारा से जन्म नहीं होगा। दोबारा जन्म नहीं होगा तो हम फ्री हो गए इस लाइफ साइकिल से। तो यही करने आए हैं, पर्पस तो हमारा यही है। अब बाकी भैया आपका पर्पस किसी सबका अलग हो सकता है, किसी का मॉडल बनना हो सकता है, किसी का क्रिकेटर बनना हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, वो तो कामयव्य पर्पस है नहीं, वो कामयव्य कर्म हो गए। मतलब आप कामनाओं की इच्छाओं के लिए कर रहे हो, कामनाओं की इच्छा पूर्ति को भी गलत नहीं बताया वेदांत ने। इसको भी तो नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने बताया ना, कामयव्य कर्म है, उसको भी कहाँ गलत बताया। आप अपनी कामनाओं की भी इच्छा पूरी करो। ठीक है, भगवान ने कामना ही इसलिए दी है भाई, थोड़ी तो पूरी करोगे, पर वो कामना आपके ऊपर हावी ना हो। जैसे लस्ट है तो लस्ट आपके ऊपर हावी ना हो। ठीक है, कोई भी चीज़ है, आप कोई भी कामना है, अगर क्रिकेट ही खेलना है या फिर आपके एक्टर ही बनना है, तो वो ऐसी हावी ना हो जाए कि भाई आप कुछ और देख ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपना वो एंड पर्पस ना भूल जाओ। हाँ, वो ना भूल जाओ। तो पॉइंट है कि उसमें आप एथिकल और नॉन एथिकल चीज़ें देख ही नहीं रहे हो, कोई सेंस नहीं बनाता। राइट, एंड आई थिंक जस्ट एक चीज़ मैं मेंशन करूंगी, बिकॉज जब हमने कर्मों की बात करी, सो आई वाज लिसनिंग टू एक हैं आचार्य प्रशांत जी, एंड आई जस्ट रिमेंबर एक कर्म की चीज़ की जो आई थिंक अद्वैत वेदांत का कुछ ही वाज एक्सप्लेनिंग, एंड उसमें था कि आई फाइंड हिम वेरी सेंसिबल, ऑनेस्टली ही इज वन पर्सन जिनको मैं सुन सकती हूँ, एंड आई फाइंड हिम वेरी सेंसिबल। सो कुछ तो था कि लाइक कर्म जो होते हैं ना, जो इतना हम फोकस करते हैं कर्मों पे, वो एक्चुअली सबसे नीचे आते हैं। आपके कर्मों के ऊपर आती है समथिंग लाइक भावनाएं या फीलिंग्स से रिलेटेड, उसके ऊपर आती है वृत्ति आपकी जो होती है, और उसके ऊपर आती है आत्मा। तो आपको एक्चुअली पहुंचना आत्मा तक है, बट आप सिर्फ कर्म में फंसे रह जाते। दिक्कत ये है ना कि कर्म तो आपके इन्फ्लुएंस है ना सब चीज़ों से। आप कुछ भी कर रहे हो, सब चीज़ें आपकी वृत्तियों से और आपकी कामनाओं से ही तो इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, आप खुद सोचो, आप ये पॉडकास्ट ले रहे हो, उसके पीछे भी कोई दूसरी कामना, कोई वृत्ति है आपकी, जिसके कारण हम ये कर्म कर रहे हैं, है ना। तो हम जो जितने भी कर्म है वो इन्फ्लुएंस्ड है। राइट, तो अगर आप वहां पे कंट्रोल कर लोगे तो नीचे का तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। बट आप जैसे फॉर एग्जांपल आप फास्ट भी रख रहे हो, जो हमने डिस्कस किया, तो आप सिर्फ कर्मों पे ही तो ध्यान दे रहे हो कि क्या खाना है क्या नहीं, आप उसके ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हो। सो दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। वही चीजें होती है, अब इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। राइट, ओके, सो बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, एक छोटा सा, बिकॉज आपकी एक नॉवल आने वाली है, इट्स आई थिंक इट्स इन द पब्लिशिंग राइट नाउ, एंड परहैप्स फॉर द सेकंड पार्ट आपकी नॉवल तब तक आ चुकी होगी। तो जस्ट एक इंट्रो आप दे सकते हो, व्हाट इज द नॉवल अबाउट? हाँ, नॉवल जो है वो एक ट्रायोलॉजी पे लिखी है। ये 2017 से मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, किस तरीके से आगे इसको स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। फिर बीच में 1-2 साल आपको मैंने बताया अभी तक कि कुछ चीज़ें खराब हुई थी, तो ठीक है वो चल नहीं पाया। बट ये ट्रायोलॉजी का नाम है द फ्लेम्स ऑफ आर्यवर्ता। फर्स्ट पार्ट है द ब्रोकन फ्लेम। इसके बाद आगे जो सेकंड थर्ड पार्ट होंगे उनके नाम वहाँ पे डिस्क्लोज
जो मार्केटिंग टीम करेगी वो करेगी। तो जो ये नोवेल है ये एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में, मतलब कैरेक्टर्स हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं इसमें। जो फर्स्ट पार्ट में एक फीमेल लीड कैरेक्टर है, राइट। तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया कि वो किस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करती है, अपने प्यार को फॉलो करती है, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करती है, और कैसे किंगडम को संभालती है। ठीक है, फिर कैसे, और इसमें एक कैरेक्टर किंग का है, तो वो कैसे, फीमेल कैरेक्टर का नाम कौतुकी है, वो अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश करती है वो, और मेल कैरेक्टर का नाम है त्रिविक्रमा और अव्यक्त। ये कैसे कैसे आगे आते हैं, कैसे कैसे क्या रोल्स प्ले करेंगे, और कैसे कौतुकी इनके बीच में बैलेंस बैठाती है, कैसे लाइफ को आगे लेके चलती है, और ये चीज़ें होंगी इसमें। जो आगे होगा, आगे कॉन्सेप्ट आंसर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। असुरों का तो सबको पता है, बट आंसर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। जितने हमारे माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स हो गए, येतीज वगैरह, ये सब भी होंगे। ठीक है, कंज्यूर, जैसे हम ब्लैक मैजिक वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये कभी और हम डिस्कस करेंगे। ब्लैक मैजिक जैसा कुछ होता नहीं है, ये इंद्रजाल जरूर हुआ करता था, तो उस पर भी मतलब कुछ माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स जो है ना, वो मैंने जोड़ के एक फिक्शनल स्टोरी बनाई है। तो वो आई थिंक जितना मेरे को समझ आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड आई एम श्योर जब आएगी तो इट विल डू वंडर्स। That's the hope. Okay, and with that, I think we'll end this podcast over here. But I'm sure we'll again meet for perhaps a second part. Definitely. And this was something very interesting. I hope you enjoyed it. आपको मजा आया? Yeah, definitely नूपुर जी, मजा आया। काफी कई सारी ऐसी चीजों को डिस्कस किया जिसको आगे हम डिटेल में कर सकते हैं डिस्कस। Of course, and we will do that. Definitely. Okay. So thank you so much. Thank you.